अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, आप देख और सुन रहे हैं रिफा 102.2 और प्रोग्राम डेंटल हेल्थ मैटर्स के साथ मैं हूं नवीदा शेख। सामीन और नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गोहर अली, जो कि गुफ्तगू करेंगे टीथ इम्प्लांट पर कि ये होते क्या हैं, किस उम्र में लगवाने चाहिए और इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और अगर फेलियर हो जाए इसके अंदर कुछ तो हम उसको कैसे जो है डॉक्टर की राय से सही कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू मैडम। थैंक यू फॉर हैविंग अस। सर, आप सबसे पहले तो बताएं कि ये मिसिंग टीथ्स के अंदर जो हमारे टीथ रिप्लेसमेंट का ऑप्शन होता है क्या है? अच्छा मैडम, मेरा नाम डॉक्टर गोहर अली है। आज हम गुफ्तगू करेंगे टीथ इम्प्लांट्स पर, क्योंकि इसके ऊपर तवज्जो रखना, इसके कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसमें हमारी गुफ्तगू रहेगी। टीथ इम्प्लांट जो हैं बेसिकली किन वजूहात की तरफ जा रहे हैं, हम लोग क्यों अपने दांतों का ख्याल नहीं रख पाते, हमारे दांतों से जो है स्मेल आने लग जाती है, हम ब्रशिंग सही से नहीं करते, हमारी कुछ ना कुछ डाइट ऐसी होती है या हम सिगरेट नोशी की तरफ पड़े हुए हैं। आज के ज़माने में देखा जाता है कि लोग वेब भी ज़्यादा इनटेक रखते हैं उसका, जिसकी वजह से हमारे दांतों पर, हमारे ओरल हेल्थ पर जो काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलता है। इस सब में जो है नाजरीन, आप अपनी दांतों का बहुत ख्याल रखें, लेकिन अगर आपके दांतों को एक अच्छी केयर मिलनी चाहिए तो वो हम सिर्फ डेंटल सर्जन के पास जाकर ही जो है उसकी करवा सकते हैं, रहनुमाई वगैरह। इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर गोहर अली मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे कि हमें दांतों का ख्याल कैसे रखना चाहिए और अगर हमारे दांतों को जो है इम्प्लांट्स की ज़रूरत है तो वो कैसे हम मेनटेन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू मैडम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि मिसिंग टीथ के रिप्लेसमेंट के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? अच्छा मैम, बेसिकली जब दांत नहीं और मिसिंग टीथ हो तो रिप्लेसमेंट के ऑप्शन, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें जो मेरा शोबा है प्रोसोडोंटिक्स, इसके ज़ीली शाखें हैं। इसमें रिमूवेबल प्रोसोडोंटिक्स है कि उतारने चलाने वाले दांत, जिसमें फुल डेंचर, कंप्लीट डेंचर, जिसे बतीसी आम ज़ुबान में बोला जाता है। इसके साथ साथ जुज़वी बतीसी, जिसे पार्शियल डेंचर कहा जाता है, और इसमें एक हमारे पास कास्ट पार्शियल डेंचर होता है। और इसके साथ साथ फिर हमारे पास फिक्स्ड प्रोस्थेसिस आते हैं, फिक्स दांत, जिसको दो शोबों में तकसीम किया जा सकता है, दो शाखों में तकसीम किया जा सकता है। एक होता है कि डेंटल ब्रिजेस, क्राउन एंड ब्रिजेस, और एक होता है डेंटल इम्प्लांट। तो सबसे जो लेटेस्ट और पूरी दुनिया में चल रहा है वो डेंटल इम्प्लांट है, क्योंकि ब्रिजेस के लिए हमें अगर एक दांत नहीं है तो आगे पीछे ले दांत को रगड़ना, उसको छोटा करना, उसके सहारे से हम दांत लगाते हैं। बाज़ मरीज़ कहते हैं कि जो हमारे ठीक दांत हैं उसको ना छेड़ा जाए, तो उसको इसके बाद फिर हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या, पीछे इम्प्लांट रह जाता है। ठीक है, तो ये किन लोगों को आप तजवीज़ करते हो और किन को नहीं करवाना चाहिए? अच्छा मैडम, इसका जो है वो अच्छा सवाल है। इसका यह है कि हर एक मरीज़ के लिए इम्प्लांट लगा सकता है, बेस्ट ऑप्शन है, पूरी दुनिया में ये चल रहा है। अच्छा, बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिसको सिस्टमिक डिजीज़ होते हैं, जिसको बीमारियां होती हैं, मसलन किसी को डायबिटीज़ है, शुगर का मरीज़ है, या किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डी जोड़ का मसला है, ठीक है, या किसी को अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो उस मरीज़ के लिए वो कंट्राइंडिकेटेड है, उसमें हम नहीं लगा सकते। बाकी हर मरीज़ में हम डेंटल इम्प्लांट्स लगा सकते हैं। तो किस उम्र से हमें ये लगवाने की तजवीज़ दी जाती है? अच्छा, आइडियली जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ठीक है, तो एडोलेसेंस यानी एडल्ट होना, बालिग होने के बाद फीमेल्स के लिए 15 to 17 ईयर्स एंड मेल्स के लिए 18 to 19 ईयर्स, यूजुअली हम कहते हैं एवरेज के 18 साल की उम्र के बाद हम डेंटल इम्प्लांट्स लगा सकते हैं। तो इसको लगवाने में कितना टाइम लगता है? कि हम लोगों को हॉस्पिटल रहना पड़ता है कि हम घर पे रह सकते हैं? नहीं मैडम, इसका यह है कि अगर इम्प्लांट किसी मरीज़ के लिए, इसके सबसे पहले हम इसका असेसमेंट करते हैं कि एक आया मरीज़ इम्प्लांट लगाने के लिए मौजून है, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक एक्सरे करते हैं। इसको 3D एक्सरे होता है, जिसमें CBCT इसको बोलते हैं। इसमें हम बोन की हाइट और वेट दोनों देखते हैं। अगर एक मरीज़ की हड्डी इतनी है जिसमें मैं इम्प्लांट प्लेस कर सकूँ, उसकी वेट, चौड़ाई और लंबाई इतनी है, तो फिर उसके लिए हम अगर फाइनल करते हैं कि ये पेशेंट मौजून है इम्प्लांट के लिए, तो उसके लिए फिर ये होता है कि हम एक मरीज़ को अपॉइंटमेंट देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया जो छोटा नशा होता है उसमें उसको हम लगा देते हैं, उसमें एक कट लग जाता है उसी अपॉइंटमेंट में, ठीक है, और उसमें हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं। एक इम्प्लांट एक स्क्रू टाइप चीज़ होती है जो हड्डी के अंदर हम प्लेस कर देते हैं, और जब वो प्लेस कर देते हैं फिर इसमें हम मरीज़ को सूचर करके घर भेज देते हैं। उसके लिए मरीज़ को दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है, और ये हार्डली 15 to 20 मिनट्स का काम है। तो क्या ये जो हम सिगरेट नोशी है, जो वेप लोग आजकल पी रहे हैं, क्या उनके अंदर ये देखा जाता है कि उनको टीथ इम्प्लांट्स की जरूरत पड़ने लग गई है?
मैडम अब ये है ना कि टीथ इम्प्लांट जो है वो तो मिसिंग दांत के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। अब जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या जो भी करते हैं, ये एक फैक्टर है इम्प्लांट के फेलियर के काज की तरफ जाता है। क्योंकि जो मरीज़ जो स्मोकिंग करता है, ठीक है, तो उसमें यह है कि जो खून की रवानी है, खून की जो वेसल्स हैं, जो नालियाँ हैं जिसमें खून जाता है, ठीक है, तो उसकी वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। वेजो कंस्ट्रक्शन मुराद है कि वो सिकुड़ जाती है। तो जब वो सिकुड़ जाती है तो उसकी सप्लाई जब मसूड़े को और हड्डी को कम हो जाती है तो हड्डी बैठना शुरू हो जाता है, और ये एक काज होता है, एक वजह बन जाती है इम्प्लांट के फेल होने की। तो हमें डिटेल में बताएंगे कि इम्प्लांट्स लगाया कैसे जाता है? अच्छा मैडम, इम्प्लांट के लगाने के लिए जिस तरह मैंने आपसे जिक्र कर दिया कि पहले हम छोटा नशा देते हैं मरीज को, ठीक है, फिर एक कट लगता है, ठीक है, हम बोन को एक्सपोज कर देते हैं, हड्डी निकाल लेते हैं, फिर इसमें हम ड्रिल करते हैं, ठीक है, और एक खास हाइट और विड्थ हमने ऑलरेडी डिसाइड की होती है इम्प्लांट का साइज, ठीक है, उसको फिर लगा लेते हैं और सूचर करके टांके लगा के घर भेज देते हैं। एक हफ्ते बाद मरीज को हम दोबारा बुला लेते हैं ताकि वो टांके जो है वो हम रिमूव कर सकें, ठीक है। उसके बाद मरीज को हम 2 महीनों के लिए छोड़ देते हैं। अब अगर नीचे वाला जबड़ा हो तो 2 महीने और ऊपर वाला जबड़ा हो तो फिर हम 3 महीने मरीज को छोड़ देते हैं, ताकि ये इम्प्लांट जो हमने लगाया है, जो स्क्रू हमने मरीज के हड्डी में लगाया है, उसको ऑस्टियोइंटीग्रेट होने का मौका मिले, उसको उसके साथ जुड़ जाने का मौका मिले। जब वो हड्डी के साथ जुड़ जाएगा तो इस पर ज़ाहिर है फिर हम अपना नेक्स्ट जो प्रोस्थेसिस है, जो क्राउन है, जो लोड है, जिस मकसद के लिए हम लगा रहे हैं, तो उस पर हमारा वो मकसद हासिल होगा। तो आपने ये भी तो देखा होगा कि आपने किसी पेशेंट को इम्प्लांट किया हो लेकिन उसका वो टीथ इम्प्लांट फेल हो गया हो, तो ऐसी क्या वजूहात होती हैं? अच्छा मैडम, इसकी जो इम्प्लांट फेलियर के मल्टीपल काजेज हैं, इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि कुछ सिस्टमिक डिजीज़ है, डायबिटीज़ है किसी पेशेंट को, या किसी पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है, या कोई कैंसर का मरीज़ है जिसकी रेडिएशन हो गई है, रेडियोथेरेपी हो गई है, ठीक है, तो इसमें इम्प्लांट के फेलियर के जो है वो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस तरह बाज़ मरीज़ कोई हाइपरटेंसिव मरीज़ है तो वो उसके लिए जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेता है, जो गोलियाँ लेता है, उससे मुंह में थूक सलाइवा की मिकदार कम हो जाती है, ज़ीरोस्टोमिया होता है, तो उससे भी इम्प्लांट के फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह बाज़ मरीज़ों की हैबिट्स होती है, आदत होती हैं, जिस तरह के स्मोकिंग उसमें एक आ जाता है। इसके साथ साथ बाज़ मरीज़ों को रात को दांत रगड़ने की आदत होती है, जिसे ब्रुक्सिज्म या क्लेंजिंग कहा जाता है, तो वो भी एक फैक्टर है कि इम्प्लांट फेल होने की तरफ जा सकता है। इसके साथ साथ इम्प्लांट रिलेटेड उसमें भी वो चीज़ें आ जाती है कि इम्प्लांट का साइज़ अगर हमने सही सेलेक्ट नहीं किया हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई खास हद तक जितनी होनी चाहिए हड्डी के हिसाब से हमने ना रखी हो, ठीक है जी। जब हम प्लेस करते हैं, सर्जरी करते हैं, उसी दौरान भी उसमें फेलियर के काज है, जिस तरह अगर बोन को एक्सेसिव हीट हो जाता है, ज़्यादा हम इसमें ड्रिलिंग करते हैं और उसकी गर्माइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। या इम्प्लांट की जो सर्जरी है वो मुकम्मल एसेप्टिक होती है, इम्प्लांट में कोई फॉरेन बॉडी लग गई, ठीक है, या हमारा फील्ड में कोई कंटामिनेशन हो गई, कोई गंदगी आ गई, तब भी इम्प्लांट फेल होगा। तो इम्प्लांट के फेलियर के मुख्तलिफ काजेज हैं। अभी आपने सलाइवा का जिक्र किया, सलाइवा इट्सेल्फ अल्लाह ने हमारे अंदर कोई ना कोई एक नेमत है हमारे लिए, जब वो नहीं एक इंसान के अंदर उस तरह का प्रोड्यूस हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, तो आप कोई मेडिसिन देते हैं सलाइवा की? नहीं, सलाइवा की इसके लिए फिर सब्स्टिट्यूट होता है। बाज़ मरीजों में जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि कोई हाइपरटेंसिव मरीज है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहा है, या कोई डिप्रेशन का मरीज है तो एंटी डिप्रेशन जब वो लेता है, या कोई किसी मरीज की कैंसर की रेडियोथेरेपी हुई है तो कुदरत ने एक ग्लैंड्स यहाँ पे पैदा किया है, गुदूद, पेरियोडिक ग्लैंड्स है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, मुख्तलिफ गुदूद है, जिसका काम यही है कि वो लुआब या ये थूक को प्रोड्यूस करें। जब उसमें कोई मसला आता है या कोई उसकी जो डक्ट्स हैं, जो पाइप्स है वो ब्लॉक हो जाती है, तो फिर वो मुंह का सलाइवा जो थूक है वो कम हो जाता है, ठीक है। जब ये सलाइवा कम होता है तो इसमें कुदरत ने एक ऐसे निज़ाम रखा हुआ है कि इसे हमारी मुंह की ओरल हाइजीन की सेल्फ क्लींजिंग करता है, ठीक है। तो जब ये सेल्फ क्लींजिंग करता है, इसको साफ करता है हमारे मुंह को, जब ये कम हो तो इसमें फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ आ जाती हैं। तो जो मरीज़ एंटी हाइपरटेंसिव या वो लेते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, तो उनमें फिर इम्प्लांट की फेलियर की शरह बहुत ज़्यादा है, बनिस्बत 3 गुना ज़्यादा है आम मरीज़ों के। तो मुझे पहले तो ये बताएं कि इसकी कामयाबी की शरह कितनी है, टीथ इम्प्लांट की कामयाबी की शरह कितनी है और फेलियर की कितनी है? अच्छा, टीथ इम्प्लांट की कामयाबी की शरह 97% है कि 97% के मरीजों में सक्सेस रेट है, लग जाता है। बाज़ 2 to 3% मरीज ऐसे होते हैं जिसमें फेलियर हो जाता है, और फेलियर के अगेन मुख्तलिफ काजेज हैं, ठीक है। तो 97% का सक्सेस रेट है। तो अगर फिर ये हो जाए, हमारा टीथ इम्प्लांट फेल हो जाए, तो आप इसको मैनेज कैसे करते हैं? अच्छा, इम्प्लांट जब फेल हो जाए तो इसमें इसके पहले साइन एंड सिम्टम होते हैं कि क्या इसके अलामात होंगे कि इम्प्लांट फेल्ड है। इसके लिए है कि मरीज़ को दर्द होगा, उस जगह पे पीप पड़ेगी, वो जो इम्प्लांट हमने प्लेस किया है वो हिल रहा होता है, ठीक है जी। तो फिर हम जब
या डिसाइड करते हैं कि इम्प्लांट फेल्ड है या नहीं, तो उसके लिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है कि हम देख लें, ठीक है, ताकि वो हिलता तो नहीं है, मोबिलिटी तो उसमें नहीं है। एक दूसरा के रेडियोग्राफिक इसको हम देखें कि हड्डी उसके इर्द गिर्द कैसी है, हड्डी बैठी हुई तो नहीं है। अगर हड्डी बैठी हुई है और वो मूव कर रहा है तो फिर हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये इम्प्लांट फेल्ड हो गया है और ये फेलियर की तरफ चला गया है। फिर इसकी मैनेजमेंट के बारे में जिस तरह आपने सवाल किया, मैनेजमेंट इसका यह है कि उसमें दो किस्म की मैनेजमेंट आ जाती हैं कि एक सर्जिकल भी है और नॉन सर्जिकल भी है। नॉन सर्जिकल में है कि हम मरीज़ की ओरल हाइजीन स्टेटस को ज़रा वो बेहतर करते हैं कि आप सफाई वगैरह को अपना बेहतर कराएं, जो उनकी हैबिट्स हैं वो हम चेंज करा देते हैं। सर्जिकल में ये है कि हम इम्प्लांट को रिट्रीव कर लेते हैं, वापस हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसमें बाज़ में अगर वो आसियोटिक रेशन है तो हमें हड्डी को भी उसमें से काटना पड़ता है, और बाज़ हम उसको एंटी क्लॉकवाइज टार्क करके, जिस तरह हम इम्प्लांट जिस तरह पेच होते हैं इसको हम लगा लेते हैं, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करके ना हम अपना इम्प्लांट वापस रिमूव कर सकते हैं, और फिर उस जगह पे बून पैक करके उसमें हड्डी पैक करके 8 से 9 महीने बाद हम दोबारा इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं। सही। तो क्या जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं वो इम्प्लांट्स करवा सकती हैं? अच्छा, प्रेगनेंसी में जिस तरह वो है कि ट्राइमेस्टर्स होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, 9 महीने जिस तरह है, पहले 3 महीने, फिर दूसरे 3 महीने और फिर आखिरी 3 महीने। तो जो पहले 3 महीने हैं वे बहुत क्रिटिकल होते हैं, इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, जो बच्चे की आज़ा है वो बनते हैं। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि जितने भी इलेक्टिव प्रोसीजर होते हैं वो हम डिफ़र कर दें, इमरजेंसी प्रोसीजर की तरफ हम वो करते हैं, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम इसको कर सकते हैं। कोई कंट्राइंडिकेशन कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो जब हम ये इम्प्लांट्स वगैरह करवा लेते हैं तो हमें अपनी डाइट का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, इस हवाले से कुछ बताएं। अच्छा, सिर्फ इम्प्लांट के नहीं, वैसे ही हम अपने ओरल हाइजीन को बेहतर हमें करना चाहिए, ठीक है। 2 दफ़ा ब्रश करनी चाहिए, इस तरह हमें फ्लॉस इस्तेमाल करना चाहिए, माउथ वॉश इस्तेमाल करने चाहिए, और जब इम्प्लांट प्लेस करें तो उसके लिए फिर रेगुलर फॉलोअप हर 3 महीने बाद डॉक्टर को जाके चेक कराना होता है। उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होती है, ताकि आया जो इम्प्लांट हमने प्लेस किया है जिस मकसद के लिए किया हुआ है, आया हमने यह इम्प्लांट देखने के मतलब एस्थेटिक रीज़न के लिए लगाया हुआ है या फंक्शन खाने के लिए इस्तेमाल हुआ, इससे आया वो मकसद हमें हासिल होता है कि नहीं होता। तो रेगुलर फॉलोअप जो है वो इसके लिए ज़रूरी है। सही। तो हम जब ये दांत वगैरह लगवा लेते हैं, इम्प्लांट वगैरह करवा लेते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारी ब्रशिंग का स्टाइल थोड़ा सा एक स्पेसिफिक स्टाइल में होना चाहिए, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, वो तो जनरल है एक चीज़ के जो ब्रशिंग टेक्निक से मुख्तलिफ ब्रशिंग टेक्निक से बाज़ लोग सीधा सीधा करते हैं, ठीक है, लेकिन जो रिकमेंडेड टेक्निक है वो है कि आप ओवल करें, बिल्कुल अंडे की उसमें 45 डिग्री एंगल पे आप अपने ब्रश को रखें, और अंडे की तरह इसको ना तो ऐसे ओवरजिलियस ब्रशिंग करें, क्योंकि ऐसे जिंजिवल रिसेजन होती है, जो मसूड़ा है वो अपनी जगह से वो चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कोशिश होती है कि आप इलिप्टिकल और ओवल फैशन में इसको करें। सही। तो जो हमने देखा है कि हमारी जो बड़ी उम्र के लोग हैं, तकरीबन 60-70 साल के, उनके दांत गिरने लग जाते हैं या उनसे चबाया नहीं जा रहा होता, तो उनको कहा जाता है तो दांत लगवा ले, या तो आप ब्रेसेस वगैरह का जो है वो जो हम दांत लगवाते हैं उसको आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो दांत जो है स्पेसिफिक जो उनको अलग से मिलता है वो लगाएं कि वो इम्प्लांट वगैरह करवाएं? अच्छा मैडम, अब यह है कि जो बड़े उम्र के मरीज़ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, तो उसमें फिर कैटेगरीज आ जाती है कि आया उसके मुंह में एक दांत भी नहीं है या कुछ दांत हैं और कुछ नहीं है। अगर उनके मुंह में एक ही दांत नहीं है तो उसके लिए फिर अगेन वही ऑप्शन है कि एक तो हमारे पास रिमूवेबल है, उतारने चढ़ाने वाले पूरी बत्तीसी हम उनको बना के दे दें। दूसरा ऑप्शन यह है कि बाज़ मरीज़ चाहता है कि मुझे उतारने चढ़ाने वाली चीज़ नहीं चाहिए, मुझे फिक्स चाहिए, तो उसके लिए अगेन पेशेंट को हम एक स्कैन से गो थ्रू करवाते हैं, और अब वो अगर मौजूद पाया गया वो बोन की विड्थ और हाइट हमें मिल जाती है, तो फिर इसमें हम इम्प्लांट प्लेस करके फिक्स दांत भी उसी मरीज़ के हम लगा सकते हैं। तो किन मुल्कों में जो है तीन इम्प्लांट्स को ज़्यादा देखा गया है और उसको सराहाया गया, और कहाँ पे इसकी जो शरह है वो ज़्यादा कामयाब देखी गई है? अच्छा, ओवरऑल पूरी दुनिया में जो है इम्प्लांट का वो सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि यहाँ पे सोशो इकनॉमिक स्टेटस हमारे लोगों का इतना नहीं है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से यहाँ पे उस लिहाज से हम बाकी दुनिया के मुताबिक हम थोड़ा इम्प्लांट हमारा यहाँ पे कम होता है। अभी आपने कहा कि इतना मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, इसकी क्या एक एवरेज इंसान के लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं, कितने पैसों में सारा प्रोसेस हो जाता है? अच्छा, यहाँ पे जो हमारे हॉस्पिटल में सारे सब्सिडाइज रेट पे इम्प्लांट हो रहे हैं, ठीक है, तो एक एवरेज इम्प्लांट जो है जिसमें और कोई बूंद पैकिंग ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए के ब्रैकेट में होते हैं। अच्छा, मोस्टली लोग जो हैं थोड़ा मिथ के साथ भी चलते हैं कि जैसे अगर हमने नकली बाल लगा लिए, नकली नाखून लगा लिए तो वजू नहीं हुआ, इस तरह के मिथ से चलते हैं। तो वजू या नमाज का कोई असर पड़ता है अगर हम 3 इम्प्लांट्स करवाएं तो? नहीं, इसका उसके साथ कोई वो नहीं है कि मतलब अगर बाज़ लोगों का वो होता है कि कोई जिस तरह आपने जिक्र किया कि दांत लगा लें तो उसके साथ वजू नहीं होता, या फोदगी हो तो जो मसनूई दांत लगाए हैं वो निकलने चाहिए, ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है। कोई
प्रूवन वो नहीं है। अगेन ये ऐसी चीज़ है जिस पे उलमा के साथ बैठ के बात की जा सकती है, हर बंदा इंडिविजुअली डिस्कस कर सकता है। तो आप अपना कोई केस शेयर करें लाइफ का, आपने कोई ना कोई ऐसा केस देखा होगा कि आपने टीथ इम्प्लांट किया तो वो किस वजह से जो है मतलब बहुत ही स्ट्रेंज आपके लिए वो एक्सपीरियंस रहा हो, वो फेल हो गया हो, या आपने जो है उसको फेल की तरफ मतलब कह लो ऐसा केस आया हो, या कोई ऐसा केस आया हो कि उसको ज़रूरत पड़ गई आपके, अब यार इसको लगा देना चाहिए। तो उस हवाले से कुछ हमें अपने केसेस के बारे में बताएं जरा। अच्छा, मेरे पास एक पेशेंट आई हुई थी 2 महीने पहले, तो माँ जी का एक डेंचर लगा हुआ था, लेकिन माँ जी का कंप्लेंट यही था, उनको शिकायत ये थी कि ऊपर वाली बतीसी तो ठीक है, अब नीचे वाली बतीसी में पकड़ ही नहीं है, मैं जब भी बोलती हूँ वो निकल जाती है, मेरे खाना उससे नहीं चबाया जाता, इवन मतलब कि सॉफ्ट चीज़ मैं इससे नहीं खा सकती। तो एग्जामिनेशन के बाद और स्कैन के बाद माँ जी को हमने ऑप्शन दे दिया कि आप इम्प्लांट्स लगा लें, ठीक है, ताकि ये जो पकड़ का मामला है कि इसकी रिटेंशन बेहतर हो, ताकि बतीसी में पकड़ आ जाए, इसको हम बेहतर कर सकें। तो उसके लिए फिर हमने 2 इम्प्लांट्स लगा लिए और उसके बाद हम उसी इम्प्लांट पे उससे सपोर्ट लेके उसके ऊपर हमने डेंचर रखते हैं, जिसे हम अपनी ज़ुबान में इम्प्लांट सपोर्टेड ओरल डेंचर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद माँ जी परसों भी आई थी और मतलब बहुत खुश थी और बहुत सेटिस्फाइड थी कि उसके साथ अब खाना और उनकी ज़िंदगी सब कुछ जो चीज़ें वो मामूल पे आ गई हैं। सही। तो अभी आप जो है दांत के बारे से बात करें, अक्सर देखा जाता है लोगों के दांतों में अब जो स्पेशली देखा जा रहा है, एक तरफ पूरा दांत लगा हुआ है लेकिन थोड़ी सी जगह पीछे की तरफ से टूट गई है। अब उस समय आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उसको उसी तरीके से कंटिन्यू रखें कि उस दांत को निकाल के मैं एक नया दांत लगा दें हम? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती है ना कि अगर दांत का एक हिस्सा टूटा हुआ है तो आया वो हम एक्सरे करके देख लें कि उसमें और कोई 2 चीज़ें हैं फिर के, अब या तो आप इसमें फिलिंग करें या इसमें रूट कैनाल करें। लेकिन अगेन ये चीज़ हम एक्सरे पे डिसाइड करेंगे कि और कोई सिम्टम तो नहीं है, मरीज़ को दर्द तो नहीं है, ठंडा गर्म तो नहीं लग रहा, रात को दर्द तो नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर वो हम फिलिंग करा के चला सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर एक ऐसा भी स्टेज है कि जिस पे आप फिलिंग से वो काम नहीं चलता, तो फिर आपको क्राउन लगाना पड़ता है, रूट कैनाल की तरफ जाना पड़ता है, रूट कैनाल करके फिर आप क्राउन लगाते हैं, ठीक है। सही। हमारी ऑडियंस के साथ आप शेयर करें आप कौन से हॉस्पिटल में होते हैं, या आपका कोई अपना पर्सनल क्लिनिक है, आप उनके साथ कोई नंबर शेयर करें तो अगर उन्होंने आपसे रब्ता करना हो तो उनके लिए आसानी हो। अच्छा, मैं मैडम इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल रिफाइंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी G7 कैंपस में होता हूँ और सुबह 8 बजे से 3 बजे तक मैं इधर ही होता हूँ और इसके बाद शाम को 5 बजे से 10 बजे तक ये जामिया मस्जिद रोड रावलपिंडी में बनी चौक के साथ अनाज़ा डेंटल के नाम से अपने क्लिनिक में होता हूँ और मैं उधर प्रैक्टिस करता हूँ। और A to Z सारी जो डेंटल प्रोसीजर है वो क्लिनिक में भी होती है और ज़ाहिर अस्पताल में भी होती है। सही। इसी के साथ सामीन, हमारे जो प्रोग्राम है डेंटल हेल्थ मैटर, इनका जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। आज हमने गुफ्तगू की थी टीथ इम्प्लांट्स पर, किस तरीके से जो है हमारे लिए ज़रूरी है और हम लोगों को जो है डॉक्टर की हदायत के अंदर रह कर ही जो है सारा प्रोसेस करवाना चाहिए। अपनी मेज़बान नवीदा शेख को इजाज़त दीजिए, डॉक्टर गोहर अली को इजाज़त दीजिए और हमारे स्टूडियो के जो इंजीनियर हैं वाजिद महमूद साहब, उनको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।